हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले आप सबों को एसएम क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं देश सेवा करना या अपने शरीर पे वर्दी धारण करना, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। उसके लिए मैं लेटेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है झारखंड कक्षपाल 2026 वर्दी बैच 1.0। कहने का तात्पर्य है मेरा कि आज मैं जो इंग्लिश का टॉपिक लेकर आया हूं वो झारखंड कक्षपाल या फिर उत्पाद सिपाही, दोनों में यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है मैं आगे बताऊंगा आपको। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश सेक्शन से, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपके सामने जो फ्लैश कर रहा है आप देख रहे हैं बोर्ड पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में होता है कि वाक्य की संरचना, वाक्य की बनावट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर sentence structure refer to the way words are arranged in a sentence so that it makes a complete and meaningful idea. In English grammar, a sentence usually contains a subject and a predicate. कहने का तात्पर्य है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। यह एक शब्दों का, वर्डों का ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा संग्रह है, ऐसा सजावट है कि जो हमें अरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल सेंस देता हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो ना, ग्रामेटिकल इंग्लिश ग्रामर के तहत। यानी कहने का मतलब एक ऐसे भी सेंटेंस इज ए वर्ड दैट गिव अस द कंप्लीट सेंस। या हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। आप कह सकते हैं सेंटेंस हम उसे कहते हैं वैसे शब्दों के समूह जो हमें एक मीनिंगफुल शब्दों का वैसा सजावट, वैसा संग्रह जो हमें मीनिंगफुल सेंस देता हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। तो हम सेम तरीका से आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, सबसे पहले समझेंगे कि सेंटेंस में क्या क्या चीज होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट मीन सेंटेंस बनता कैसे है, और किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए कम से कम किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो जिसका फर्स्ट है कि सब्जेक्ट। यदि कहा जाए तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की होना अति अनिवार्य है। सब्जेक्ट कहते किसको हैं, तो द सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है और सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है किसी भी वाक्य में। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने दिया हुआ है, राम प्ले क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, इट मीन्स राम क्रिकेट खेलता है। तो आप यहां देखिए ध्यान से, कह रहा है कि राम इज अ सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि राम प्लेज क्रिकेट, इसमें काम करने वाला कौन है, तो काम करने वाला राम है। राम किसी भी काम को संपन्न कर रहा है। इसलिए आप याद रखें, किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति किसी काम को अपने से करता है, एक्शन के रूप में होता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ एक्शन के रूप में राम है, यानी खेलता कौन है, क्रिकेट कौन खेलता है, तो क्रिकेट राम खेलता है। इसलिए इस सेंटेंस में जो राम है से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राम यहाँ सब्जेक्ट है। सेकेंड है प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की होना जरूरी है और एक प्रेडिकेट का होना जरूरी है। तो व्हाट इज प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट टेल्स सम थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। कहने का मतलब व्हाट द सब्जेक्ट डूज और इज। प्रेडिकेट से ही पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये हमें प्रेडिकेट बताता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रेडिकेट का काम है सब्जेक्ट के बारे में बताना कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है और सब्जेक्ट कौन है। आइए हम आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। अब यहां देखिए ध्यान से, राम सब्जेक्ट है, अब प्ले क्रिकेट,
यानी कि प्रेडिकेट बता रहा है, खेल कौन रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ खेल रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, तो राम। तो काम करने वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट हुआ, और कर कौन सा काम रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। यानी क्रिकेट खेलने से जब हम बोलते हैं कि क्रिकेट खेल रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो बस यहाँ राम खेल रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रेडिकेट्स हमें डिनोट्स करता है सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कर क्या रहा है, यह हमें डिनोट्स करता है प्रेडिकेट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेंटेंस में दो चीजों का होना अति आवश्यक है। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। आप समझ गए हैं। तो सब्जेक्ट ही किसी भी सेंटेंस का जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वह प्रेडिकेट होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी सेंटेंस में दो चीजों की होनी अति आवश्यक है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। आइए नेक्स्ट टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि वाक्य की बनावट किस प्रकार होती है और कितने प्रकार से होती है, वाक्य कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब हुआ एक साधारण वाक्य। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, तो हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लाउज। यानी कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, जो स्वतंत्र रूप से जो अपने पर निर्भर रहता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। कि वैसे सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। सी रीड्स बुक, यानी वह किताब पढ़ती है। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। कहने का तात्पर्य एग्जांपल में समझेंगे कि सी रीड्स बुक्स, यह अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। यह बोल रहा है कि वह किताब पढ़ती है। दूसरा एग्जांपल है कि सूर्य पूरब में उगता है। यानी कहने का मतलब है कि यह ऐसा क्लाउज है कि जो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, यानी कि अपने वाक्य को पूरा पूरा सेंस, पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब लोग जानते हैं, मिश्रित। कंपाउंड सेंटेंस या जटिल। कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो टू इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइंड बाय कंजंक्शन लाइक एंड बट और सो। कहने का तात्पर्य है कि कंपाउंड सेंटेंस वैसे सेंटेंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को मिलाकर बना हो, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। जैसे कंजंक्शन में बट, इफ और एंड, इस तरह के कंजंक्शन से दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज जुड़े हुए होते हैं। तो वैसे सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे इसका। आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहता था। एक क्लाउज हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज, मैं बाहर जाना चाहता था। बट क्या है इस सेंटेंस में, कंजंक्शन, इट वाज रेनिंग, लेकिन वर्षा हो रही थी। यानी पूरा कंप्लीट सेंटेंस को हिंदी करेंगे तो आई वांटेड टू गो आउटसाइड बट इट वाज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था किंतु वर्षा हो रही थी। आप कह सकते हैं कि यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं। फर्स्ट है आई वांटेड टू गो आउटसाइड, पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और दूसरा जो क्लाउज है इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़कर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया, जिस सेंटेंस का नाम दिया गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। आइए कंपाउंड सेंटेंस को दूसरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि सी स्टडीज हार्ड। सी स्टडीज हार्ड एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लाउड्स है, जिसका अर्थ हुआ कि वह कठिन मेहनत या अध्ययन करती है, वह कठिन अध्ययन करती है। एंड
ही पास्ड द एग्जाम, और वह एग्जाम पास की। यानी कहने का मतलब है कि ही स्टडीज हार्ड, वह कठिन अध्ययन की और अपना एग्जाम क्वालिफाई की, पास की। तो अब फर्स्ट समझेंगे कि ही स्टडीज हार्ड एक इंडिपेंडेंस क्लाउज हुआ, और दूसरा इंडिपेंडेंस जो क्लाउज हुआ वो हुआ ही पास्ड द एग्जाम, ही पास द एग्जाम। अब दोनों इंडिपेंडेंस क्लाउज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया जिसमें कंजक्शन का काम कर रहा है एंड। फर्स्ट वाक्य में कंजक्शन का काम कर रहा था बट, और सेकेंड सेंटेंस में कंजक्शन का काम कर रहा है एंड। तब जाकर दोनों इंडिपेंडेंस क्लाउज मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण किए जो एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि हम लोग समझ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर की बनावट किन किन तरह से होता है और कितने तरह से होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं सिंपल सेंटेंस, और सेकेंड हम पढ़े कंपाउंड सेंटेंस। आप दोनों समझ गए। सिंपल सेंटेंस इट मींस जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंस क्लाउज होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि जिसमें दो अलग अलग इंडिपेंडेंस क्लाउज मिलकर कंजक्शन के माध्यम से जुड़कर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस क्लाउज। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिस कर सकते हैं ना, जटिल वाक्य। इसका एग्जांपल अब यहां दिया हुआ है, पहले डिफिनेशन कि वन इंडिपेंडेंस क्लाउज एंड वन और मोर इंडिपेंडेंस क्लाउज ना। कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में वन क्लाउज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लाउज होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ इसमें वन इंडिपेंडेंस क्लाउज या एक या उससे भी अधिक इंडिपेंडेंस क्लाउज हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज आई विल कम व्हेन यू कॉल मी। कहने का मतलब है मैं आऊंगा जब यू कॉल मी, जब तुम मुझे बुलाओगे। तो कहने का मतलब एक इंडिपेंडेंस, यहां भी एक इंडिपेंडेंस क्लॉज हुआ आई विल कम, और दूसरा जो आइए यहां देखते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंस क्लॉज जो हुआ आई विल गो, और दूसरा हुआ यू कॉल मी। यू कॉल मी, आप मुझे कॉल करते हैं। आई विल कम, मैं आऊंगा। कब? फिर मतलब जब आप मुझे कॉल करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि दो इंडिपेंडेंस क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों का मिश्रण हो। टू इंडिपेंडेंस क्लाउज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंस क्लाउज। यहां ध्यान देंगे टू इंडिपेंडेंस क्लाउज, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें दो इंडिपेंडेंस क्लाउज होंगे और कम से कम एक डिपेंडेंस क्लाउज होंगे। क्या आप समझ सकते हैं? क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, और यहां इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्र हो और डिपेंडेंट जो दूसरे पर आश्रित हो। तो कहने का मतलब है कि वैसे वाक्य जिसमें दो इंडिपेंडेंस क्लाउज हो और एक कम से कम डिपेंडेंस क्लाउज हो, तो ऐसे वाक्य के या क्लाउज के मिश्रण को हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहेंगे। एग्जांपल फर्स्ट है आई वांटेड टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता था, बट आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था, बिकॉज आई हार्ड वर्क, क्योंकि मैंने कठिन परिश्रम किया या मैंने कठिन काम किया। कहने का मतलब पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आई वांटेड टू ट्रेवल बट आई वॉज बिजी बिकॉज आई हार्ड वर्क। कहने का तात्पर्य है इसमें तीन क्लाउज है, आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्लाउज इज आई वांटेड टू ट्रेवल,
फिर यहाँ बट क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। बिकॉज आई हैड वर्क, यानी कहने का मतलब है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज और वन डिपेंडेंट क्लाउज के मिश्रण से बना हुआ है सेंटेंस, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज बाय पर्पस, यानी उद्देश्य के हिसाब से कह सकते हैं, काम के हिसाब से ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने पर, उद्देश्य के हिसाब से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कम समय में, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय पर्पस, उद्देश्य के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एसर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस में लोग बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल, शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। एसर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस को भी एसर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं ना। एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं जिसका वाक्य सीधा सीधा जिसका सेंस निकलता हो। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स यह दर्शाता है क्वेश्चन को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जो वैसे वाक्य जिसके माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यह दिया हुआ है, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी इट मीन्स क्या तुम खुश हो या क्या आप खुश है। आई एम या एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूं। डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में दो चीज का डिनोट होता है, बोध होता है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड रिक्वेस्ट। जिस सेंटेंस से ऑर्डर मतलब आदेश, रिक्वेस्ट इट मीन्स आग्रह, जिस सेंटेंस से आदेश या आग्रह का बोध हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, आप बता सकते क्लोज द डोर इट मीन्स दरवाजा बंद करो ना, दरवाजा बंद करो। तो इससे ये पता चल सकता है या तो आप क्लोज द डोर बड़े हैं तो आप आग्रह भी बोल सकते हैं दरवाजा बंद कीजिए, यदि छोटे हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं दरवाजा को बंद करो। यानी कहने का मतलब है कि इस टाइप से जिस सेंटेंस से ऑर्डर और रिक्वेस्ट का बोध हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथा दिया हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी सेंस कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग इमोशन, और वह इमोशन खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, आश्चर्यजनक चीजें हो सकती है जो हमें ना इफेक्टिव करती है। एग्जाम्पल में, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, कितना सुंदर दिन है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। तो आइए दोस्तों, ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पर्पस। आइए हम तमाम सेंटेंसेस के माध्यम से, क्लॉज के माध्यम से एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने है एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको पढ़ाया गया ना सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसी पर आधारित हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आप अच्छा से क्लॉज या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, तो यह एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए इजी है। आप ध्यान देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सेंटेंस मस्ट हैव, कह रहा है कि एक सेंटेंस ना मस्ट हैव, एक सेंटेंस के पास क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट एंड वर्ब, दूसरा ऑप्शन है ओनली वर्ब, और तीसरा ऑप्शन है ओनली सब्जेक्ट, और चौथा ऑप्शन है
नन। कहने का मतलब है यदि कोई सेंटेंस है तो कम से कम दो चीज होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ताकि जाकर वह कंप्लीट सेंस दे सके। जैसे कहने का मतलब है आई रीड, मैं पढ़ता हूं, वी गो, हम लोग जाते हैं, आई क्राई, मैं चिल्लाता हूं, ही रीड्स, वह पढ़ती है। तो दो चीज इसमें, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस के लिए दो चीज होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल, आप सेंटेंस को देख रहे हैं, इसमें हमें चूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बता दिए कि जो वाक्य में जो करने वाला जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ खेलता कौन है, तो राम खेलता है, तो इसलिए राम क्या है, सब्जेक्ट है। ऑप्शन में आपका राम ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राम होगा। मैं ज्यादा डीपली एमसीक्यू में टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं और तेजी से इसको हम सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में राम्स प्ले फुटबॉल में हमें चुनना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, आइडेंटिफाई द, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब इट मींस होता है काम ना, तो वर्ब मींस वह काम करने वाला। तो सी सिंग्स वेल, वह अच्छी गाती है। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, तो कहने का तरीका पहले पहचानेंगे हम लोग। सी क्या है, जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो डूअर होता है, ये कर क्या रही है, तो गा रही है, अच्छी अच्छा गाती है, तो वह अच्छी गाती है। इट मींस यहाँ जो काम है, जैसे गाना काम है, इसलिए सिंग्स जो हुआ वो इससे इस सेंटेंस में वर्ब हुआ, और आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब को। इसलिए इसमें यदि वर्ब है सी सिंग्स वेल नन, तो ऑप्शन नंबर 6 बी है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इजी से समझ गए हैं, और आप सबों के लिए यह एमसीक्यू क्वेश्चन उत्पाद सिपाही और कक्षपाल भर्ती में आपको बहुत बड़ा मदद करेगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज, आपको पहले ही बता दिया गया था कि एक सिंपल सेंटेंस के बाद क्या होता है। तो फर्स्ट है वन क्लाउज, वन क्लाउज, टू क्लाउज, थ्री क्लाउज, फोर क्लाउज। तो हम लोग शुरू में ही पढ़ दिए हैं कि सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, यानी इसमें यदि वन क्लाउज है तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, विच इज अ सिंपल सेंटेंस, विच इज अ सिंपल सेंटेंस, यानी ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें सबसे साधारण वाक्य कौन सा है। आइए रीड करते हैं इसको। आई रीड बुक्स, आई रीड एंड राइट्स, आई रीड बिकॉज आई लाइक बुक्स। कहने का मतलब है, और थ्री है, सॉरी डी ऑप्शन है से नन है। आप ध्यान समझिएगा, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे। हमें चूज करना है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, ना कोई कंजक्शन हो, ना इंट्रोगेटिव हो, ना इंपरेटिव हो, इस तरह का ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आई रीड बुक्स, यानी मैं किताब पढ़ता हूं, तीनों चीज है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्रेडिकेट कंटेंट्स, प्रेडिकेट क्या रखता है। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि प्रेडिकेट के जो पार्ट्स होते हैं, वो प्रेडिकेट के पार्ट्स में क्या जाता है, उसके भाग में क्या जाता है, सब्जेक्ट जाता है। यदि आप यहाँ पे क्या है, हाँ, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट और ओनली नाउन, और डी है से
आपका क्या बोलते हैं, नन है, यानी ऊपर में से कोई नहीं। इन आप ये बताइए कि आपको बताया गया है पहले कि जो प्रेडिकेट्स होते हैं, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, इट मींस सब्जेक्ट जो करता है ना, उस पूरे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो कह रहा है सब्जेक्ट ऑफ एक्शन ना, यानी कि सब्जेक्ट यानी कहा जाए तो जो कर्ता होता है, वो कर्ता का जो एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, विच इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, यानी क्वेश्चन सेंटेंस निम्न में से कौन सा है। तो सी इज हैप्पी एक सिंपल सेंटेंस है, वह उदास है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। ओपन द डोर, ये एक ओपन द डोर अभी जस्ट हम पढ़े ना, इसको इंपरेटिव सेंटेंस भी ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट आर डे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है आर यू रेडी, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सिंपल सा तरीका है, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव मार्क्स लगे हुए होते हैं, आप इजी से पहचान सकते हैं जो मार्क्स यहां लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस, कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस हमें बताता है, इंपरेटिव सेंटेंस हमें क्या बताता है। जस्ट अभी मैंने इससे पहले डिस्कशन किया था कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट, दो चीज इंपरेटिव सेंटेंस। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड ऑल, कह रहा है कि ये तीनों होगा ना। तो कहने का मतलब है रियल है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर भी देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट आग्रह भी करते हैं, किसी को सलाह भी देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये तीनों सही है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच सेंटेंस शोज द इमोशन। स्टार्टिंग में कौन सा सेंटेंस हमें इमोशन को प्रकट करता है, इमोशन को दिखाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमें इमोशन को दिखाता है, यदि ऑप्शन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो मेरा वो सही होगा। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से कौन है पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद करें। सी इज हैप्पी, वह खुश है। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं। आप देखो छोटे, सॉरी आप ये सब देखे दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का आसान तरीका है, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव मार्क्स लगे हुए होते हैं, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ होता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है, और व्हाट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यह एक इमोशन को डिनोट कर रहा है, ये कितना सुंदर फूल है। तो मुझे विश्वास है कि आप सबों को बहुत अच्छा तरीका से टाइप्स ऑफ सेंटेंस ना पहचानने के लिए समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आइए हम इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेशन में जैसे भी जानते हैं घोषणा होता है, आप निम्न ऑप्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा इसमें से डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज है सिट डाउन, सेकेंड ऑप्शन इज वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन नंबर सी आई लव माई कंट्री, और जो डी है से वाव, यानी एक्सक्लेमेटरी। आप समझेंगे हम कैसे क्लियरलीफाई करेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। तो यहां चूज करना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आप देखेंगे कि सिट डाउन ये ऑर्डर या रिक्वेस्ट का बोट कर रहा है, इसलिए आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो दो ऑप्शन नंबर ऐसे ही नहीं होगा। चौथा है वाव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि जो मेरा बच रहा है आई लव माई कंट्री, तो ये जो होगा से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आप ऑप्शन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि सही कौन है, लेकिन आपको ये पता है कि 3 गो ये गलत है,
तो आप इसका मतलब है कि चौथा आंसर भी ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सेम कंडीशन है कि यहाँ आप तीन चीज को पहचान रहे थे। सिट डाउन इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, वेयर आर यू गोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है ना, वाव जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो ऐसे भी आम तौर पे हम कह सकते हैं कि जो मेरा ऑप्शन सी होगा, आई लव माई कंट्री, से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और यह क्या रखता है? तो आइए देखते हैं। वन क्लाउड्स, टू इंडिपेंडेंट क्लाउड, वन डिपेंडेंट क्लाउड, बारीकी से क्वेश्चन को समझेंगे। और डी है सो नन है। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन बी क्यों होगा मैं इसमें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट है वन क्लाउड, तो वन क्लाउड यानी कि सिंपल सेंटेंस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जो बी है टू इंडिपेंडेंट क्लाउड, तो आपको बताएं कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लाउड्स मिलकर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है, और ऑप्शन बी में टू इंडिपेंडेंट क्लाउड दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच कंजक्शन ज्वाइंस कंपाउंड सेंटेंस, कह रहा है कि किस प्रकार का कंजक्शन कंपाउंड क्लाउज को कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ता है, किस प्रकार का कंजक्शन। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है एंड, बी है बट, और सी है और डी है ऑल। अब ध्यान दीजिए कि दो का इंडिपेंडेंस क्लाउज को या क्लाउज को जोड़ने के लिए यहाँ पे एंड का भी प्रयोग किया जाता है, बट का भी प्रयोग किया जाता है, और का भी प्रयोग किया जाता है। किसी भी तो कंजक्शन के रूप में तीनों को प्रयोग किया जाता है, इसलिए तीनों सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन है ऑल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस, निम्न सेंटेंस दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। सी रन्स फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ती है, वह तेज दौड़ती है। तो इसमें तो सिंगल इंडिपेंडेंस क्लाउज है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। सी रन्स एंड विंस रेस, वह दौड़ती है और रेस को जीतती है। इसमें क्या है कि सी रन्स एक यहां क्लाउज हुआ, और विंस रन रेस यानी रेस को जीतती है, और जो एंड है यहाँ क्लाउज का कंजक्शन का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज सी रन्स फास्ट, क्योंकि वह तेज दौड़ती है ना। कुल मिलाकर यह कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, रनिंग फास्ट ना, तेज दौड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ आप देखिए, कंपाउंड सेंटेंस के लिए दो इंडिपेंडेंट क्लाउज का होना जरूरी है, और यहाँ दो क्लाउड्स हैं। फर्स्ट है सी रन्स और दूसरा है वी विंस रेसेज, यानी कि दौड़ को जीतती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा से आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आइए सेम आगे हम पढ़ते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन को देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेंट, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार का कंटेंस क्या क्या चीज रखता है, आइए इसको बारीकी से लोग देखते हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड वन डिपेंडेंट क्लाउज, ध्यान समझेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चुनाव करना है हमें। वन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड वन डिपेंडेंट क्लाउज, हाँ, एक डिपेंडेंट क्लाउज और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज। ऑप्शन नंबर बी में है ओनली वन क्लाउज, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन क्लाउज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टू सब्जेक्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी जो है से नन। यानी कहने का मतलब है कि यदि पहले गलत कौन कौन है उसको हम यदि चूज कर ले, कहने का मतलब पहला ए ओनली वन क्लाउज, जिसके पास केवल एक क्लाउज हो तो ये आंसर नहीं होगा। टू क्लाउज टू सब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा। नन कह रहा किसमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये, कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चाहिए एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एक सही आंसर होगा। आइए दोस्तों इसी तरह से आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दूसरा हम लोग चूज करते हैं।
इस सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन निम्न में से कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हम उस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले एंड रन, आई प्ले एंड रन, आई प्ले बिकॉज आई इंजॉय इट, नन। कहने का तात्पर्य है कि अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे चूज करना है हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब आपको बता दिए थे कि एक इंडिपेंडेंस क्लॉज और एक डिपेंडेंस क्लॉज। तो यहाँ आई प्ले, मैं खेलता हूं, एक इंडिपेंडेंस क्लॉज, बिकॉज आई इंजॉय इट ना, क्योंकि मैं इसे आनंद लेता हूं। तो कहने का मतलब है कि इसमें दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंस क्लॉज है। कहने का तात्पर्य दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। आई प्ले इंडिपेंडेंस है, दोनों अपने आप पर स्वतंत्र है। आई प्ले, मैं खेलता हूं, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन हाँ, बिकॉज आई एंजॉय इट, मैं आनंद लेता हूं, नन। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले एंड रन ना, मैं खेलता हूं और दौड़ता हूं। तो कहने का मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें एक इंडिपेंडेंस क्लॉज और एक डिपेंडेंस क्लॉज चाहिए। तो यहां दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आइए इसी के साथ कम समय में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और इसके बाद लास्ट होगा। डिपेंडेंट क्लॉज कैनॉट स्टैंड एलोन, मेक फुल सेंटेंस, बोथ ए एंड बी, और डी है से नन। कहने का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज, नामे है डिपेंडेंट क्लॉज कैनॉट स्टैंड एलोन। डिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरे पर आश्रित है वो कभी अकेला खड़ा नहीं रह सकता। यानी कहने का मतलब है कि स्टैंड एलोन ना नहीं रह सकता है। तो स्टैंड एलोन, और हो गया यहाँ पे मेक फुल सेंटेंस, मेक फुल सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस बनाता हो। तो डिपेंडेंस क्लॉज में दोनों चीज होता है कि वह अकेला खड़ा नहीं रह सकता है, और मेक फुल सेंटेंस, और वह पूरा का पूरा सेंटेंस को पूरा सेंस भी नहीं दे सकता है। क्योंकि डिपेंडेंस क्लॉज यानी दूसरे पे आश्रित रहने वाला क्लॉज न तो अकेला खड़ा रह सकता है और न ही पूरा का पूरा वह सेंटेंस का सेंस दे सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो आपका ये दोनों सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विच वर्ड्स स्टार्ट्स अ डिपेंडेंस क्लॉज। कौन सा वर्ड्स ना स्टार्ट होता है एक डिपेंडेंस क्लॉज के साथ। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन इज है बिकॉज, सेकेंड है इफ, थर्ड है ऑप्शन नंबर सी व्हेन, और डी है से ऑल। आपको बता दें कि डिपेंडेंस क्लॉज यानी जो दूसरा पर डिपेंडेंस रहता है वो स्टार्टिंग होता है बिकॉज से, इफ से, व्हेन से, ऑल से। ये सब के सब क्या है, ऊपर में तीनों जो दिए हुए हैं सब कंजक्शन वर्ड है, और डिपेंडेंस क्लॉज कंजक्शन वर्ड के बाद स्टार्ट होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई क्लॉज। क्लॉज को आइडेंटिफाई कीजिए। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। आइए, व्हिच वर्ड्स स्टार्ट अ डिपेंडेंस क्लॉज, ये हो गया डी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई क्लॉज। क्लॉज को आइडेंटिफाई करें। डिपेंडेंस क्लॉज इसमें से कौन है, व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजती है, जब घंटी बजती है। स्टूडेंट्स लिव्स, स्टूडेंट्स लिव्स। यहाँ दो पार्टनर सेंटेंस दिया हुआ है कि व्हेन द बेल रिंग्स स्टूडेंट्स लिव्स, जब घंटी बजती है ना स्टूडेंट्स लिव्स क्या होते हैं,
बच्चे क्लास छोड़ते हैं अपना। ऑप्शन नंबर सी है बोथ और डी है नन। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि व्हेन द बेल रिंग्स स्टूडेंट्स लिव्स, इसमें से डिपेंडेंस क्लॉज कौन सा है? तो डिपेंडेंस क्लॉज होगा व्हेन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है। ये किस पे डिपेंड है? स्टूडेंट्स लिव्स। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19, इंडिपेंडेंस क्लॉज कैन। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं और समझते हैं पुनः। इंडिपेंडेंस क्लॉज कैन करा, इंडिपेंडेंस क्लॉज कैन क्या क्या इंडिपेंडेंस क्लॉज कर सकता है? स्टैंड एलोन, अकेले रह सकता है। मेक कंप्लीट सेंटेंस, पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस दे सकता है। करा बोथ, ये दोनों हो सकता है। ऑप्शन है डी है से नन, इसमें से कोई नहीं है। तो आप मान लीजिए कि ऑप्शन आपका जो सी है बोथ, यानी कि स्टैंड एलोन और मेक का कंप्लीट सेंटेंस, ये दोनों सही है। इसलिए बोथ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। तो दोस्तों हम प्रीवियस क्लास में भी लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व किए थे, ताकि आपको आर्मी जो एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या उत्पाद सिपाही हो या कक्षपाल का हो, आप जिसके भी लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश सेक्शन में मेरे साथ जुड़े रहें और आप जटिल से जटिल क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये आपकी इस आने वाली एग्जाम में आपका बहुत ही कारगर साबित होगा। आइए हम ये आज की क्लास के साथ अंतिम सेंटेंस को देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बोलते हैं? आइए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है आई प्ले, मैं खेलता हूं, सिंपल सेंटेंस। सेकेंड है आई प्ले एंड रन, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इसलिए है कि कंपाउंड सेंटेंस में आपको बता दिया गया था एक इंडिपेंडेंस और दो इंडिपेंडेंस क्लॉज को मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसलिए आई प्ले एंड रन। ऑप्शन नंबर 3 है आई प्ले एंड रन बिकॉज आई इंजॉय स्पोर्ट। आप देखिए यहाँ पे आई प्ले, मैं खेलता हूं, एक क्लाउज यहां भी हुआ जो एंड से जुड़ा हुआ है। रन, मैं दौड़ता हूं। बिकॉज, क्योंकि आई इंजॉय स्पोर्ट, मैं कह सकते हैं मैं स्पोर्ट्स से, खेलकूद से इंजॉय करता हूं। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें चूज करना है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो इंडिपेंडेंस और एक डिपेंडेंस क्लॉज का होना आवश्यक है। तो इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर सी में तीनों चीज है, दो इंडिपेंडेंस सेंटेंस, इंडिपेंडेंस क्लॉज और एक डिपेंडेंस क्लॉज, दोनों मिलकर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में बने रहने के लिए। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें और इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन आप कमेंट में भी आप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।